हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक सॉल्युबिलिटी को। चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in specific amount of solvent at specific टेम्परेचर। देखिए सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन हम क्या बताया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यही लिखे हैं ना। अब देखिए इतनी लंबी चौड़ी डिफिनीशन की, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है तो छोटी सी डिफिनीशन, लेकिन इस डिफिनीशन का मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी, कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी बता रही है कि हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में सॉल्युबल कर रहे हैं। सॉल्युबल करने का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी में डिजॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, मिला रहे हैं। अब देखिए ये तो सॉल्युबल का मतलब हो गया, लेकिन सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है उस पर ध्यान देते हैं। उसका मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा 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 होगा। डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट का अमाउंट है वो नोन होगा। नोन का मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो आपका डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि जो आपका सॉल्वेंट का अमाउंट हो निश्चित होगा। जैसे ये हमारा कोई एक फ्लास्क है या फिर कोई एक पॉट है, बर्तन है, ये 1 लीटर का है। ये बर्तन कितने का है? 1 लीटर का है। इसमें हम सॉल्वेंट डाल दिए। तो ये बताइए आप लोग 1 लीटर के सॉल्वेंट में, 1 लीटर के बर्तन में 1 ही लीटर सॉल्वेंट आएगा ने? 1 लीटर के बर्तन में अगर आप दूध भर रहे हैं तो 1 ही लीटर दूध भरा जाएगा ना। तो हम 1 लीटर के बर्तन में सॉल्वेंट भर दिए हैं। सॉल्वेंट भर दिए। सॉल्वेंट हम क्या ले लिए हैं? H2O मान लीजिए ले लिए हैं, पानी ले लिए हैं, वाटर। अब देखिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हम स्पेसिफिक अमाउंट कर लिए, किसका कर लिए? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का स्पेसिफिक अमाउंट मतलब डिफिनिट अमाउंट। डिफिनिट अमाउंट जो नोन हो, जिसके बारे में हमें पता हो, 1 लीटर। हम कितना लिए अमाउंट? 1 लीटर लिए हैं। और स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब टेम्परेचर भी हमें एक ही रखना होगा, डिफिनिट रखना होगा। डिफिनिट टेम्परेचर, हम टेम्परेचर किस पे लेकर चल रहे हैं? टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर पे लेकर चल रहे हैं। रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है किसके? 25 डिग्री सेल्सियस के। हम मान लीजिए टेम्परेचर कितना ले लिए? 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए। ये 2 चीज़ें तो हम रख लिए। अब देखिए तीसरी चीज़ इसमें क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन। अब हम इस डिफिनेशन के बारे में देखेंगे कि डिफिनेशन हमें बता क्या रही है। अब हम इसमें मिलाना स्टार्ट किए सोल्यूट। क्या मिला रहे हैं? सोल्यूट। और सोल्यूट में हम मिलाना क्या स्टार्ट किए? नमक, NaCl। ये NaCl मिला रहे हैं। अब NaCl हम मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, ये गोल गोल NaCl मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते। इसको हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये क्या होता रहेगा? घुलता रहेगा। इसमें क्या होता रहेगा? इसमें जब तक ये डिजॉल्व होता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो आपका डिजॉल्व हुआ है उसी को हम क्या बोल देंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोल देंगे। मतलब इसको हम कब तक मिलाएंगे? जब तक कि ये घुलता रहे
तब तक हम इसको NaCl को इस सॉल्वेंट में 1 लीटर के सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। जैसे ही ये घुलना बंद हो जाएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा। उससे ज़्यादा, मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा अगर हम डालेंगे 1 लीटर के पानी में स्पेसिफिक अमाउंट के सॉल्वेंट में, अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। मतलब हमें कब तक डालना है, जब तक कि सॉल्यूट आपका घुल रहा है। समझ गए होंगे मैक्सिमम अमाउंट का भी मतलब। तो देखिए अब क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कि कितना ज़्यादा, हाउ मच, कितना ज़्यादा NaCl आपका पानी में डिजॉल्व हो रहा है, कितने 1 लीटर पानी में डिजॉल्व हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वही आपका क्या हो जाएगा, NaCl की क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा NaCl या कितना ज़्यादा सॉल्यूट आपका पानी में, वो भी कितने पानी में, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पानी में। मतलब 1 लीटर हम स्पेसिफिक अमाउंट लिए हैं, हम 1 लीटर की जगह 2 लीटर भी ले सकते हैं। मतलब जो अमाउंट होगा वो हमें जानना, नोन होना चाहिए, वो हमारे जानकारी में होना चाहिए। उसमें हम कितना ज़्यादा मिला सकते हैं, कितना ज़्यादा घोल सकते हैं किसी सॉल्यूट को, वही हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो भी आपका नोन होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर भी आपका एक होना चाहिए, चाहे वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, रूम टेम्परेचर पे हो, चाहे आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे रखें, लेकिन पूरे जब तक आप मिला रहे हैं, तब जब तक आप घोल रहे हैं, तब तक टेम्परेचर आपका एक ही होना चाहिए। समझ गए होंगे सॉल्युबिलिटी का मतलब। अब देखिए, अभी तो हम बताएं कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। अब आते हैं एक और चीज़ पे, वो टर्म है कि हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। डिजॉल्व कर रहे हैं, किसी चीज़ के घुलने से क्या तात्पर्य है, डिजॉल्व होने से क्या तात्पर्य है। हम बोल देते हैं किसको, हम इस चीज़ में घोल रहे हैं, चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं। उस चीनी का पानी में घुलने का ही क्या मतलब है, वो घुलती क्यों है, चीनी पानी में घुल क्यों जाती है, बालू क्यों नहीं घुल जाता है, मिट्टी क्यों नहीं घुल जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी में ही एक टर्म आया है, क्या, ये डिजॉल्व होना। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिजॉल्व होने के बारे में, कि डिजॉल्व होना क्या है। डिजॉल्व होना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी, घुलना। अब देखिए, जैसे हम लेते क्या है, एक गिलास ले लिए, ग्लास, या एक फ्लास्क ले लिए, मतलब एक कोई बर्तन ले लिए, इसमें पानी भर दिए। पानी भरने के बाद हम 2 बर्तन लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताते हैं कि डिजॉल्व होने का मतलब क्या है। 2 बर्तन हम ले लिए, ये भी मान लीजिए एक आपका क्या है, फ्लास्क है। दोनों में हम क्या ले लिए, 1 लीटर वाटर ले लिए, H2O दोनों में लिए हैं। इसमें भी आप क्या ले लिए, 1 लीटर H2O ले लिए। लेकिन इसमें हम क्या मिला दिए, NaCl मिला दिए, नमक मिला दिए। ये देखिए हम नमक मिला रहे हैं जो गोल गोल है। लेकिन इसमें हम क्या मिला दिए, सैंड मिला दिए, बालू मिला दिए। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सिलिका ऑक्साइड, SiO2। इसमें हम क्या मिला दिए, बालू मिला दिए। अब देखिए कुछ समय बाद हम देखेंगे हो क्या जाएगा, ये जो नमक वाला है ये आपका इस 1 लीटर के पानी में घुल करके ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ डाला भी गया है। हम फ्लास्क किसका लिए हैं, ग्लास का लिए हैं। ग्लास का जब आप फ्लास्क लेंगे तो आपको दिखता रहेगा, जब आप नमक मिलाए तब तो दिख रहा था, अब उसको ऐसे ऐसे चम्मच से घोल दिए, अब नमक दिखना बंद हो गया।
लेकिन इसमें कुछ समय बाद भी यही कंडीशन रहेगी। यही कंडीशन का मतलब क्या रहेगा, अभी भी जो आपका बालू है, सैंड है, वो आपका दिखता ही रहेगा, एक में घुल गया एक में नहीं घुला। तो इस डिजॉल्व होने का क्या मतलब है, डिजॉल्व होने का सीधा सा मतलब देखिए क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है। अब देखिए डिजॉल्व होने का मतलब बताते हैं आप लोगों को। डिजॉल्व होने का मतलब होता है व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent particle is greater than the intramolecular forces of solute। देखिए कितनी बड़ी बात हम लिखे हैं यहाँ पर। आज आप लोगों को ये पता चल जाएगा कोई भी चीज़ किसी चीज़ में घुलती ही क्यों है, डिजॉल्व ही क्यों होती है। देखिए क्या लिखे हैं, व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट डाले हैं तो सल्यूट का भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट का भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर हम सल्यूट और देखिए एक हम फ्लास्क लिए हैं ग्लास का, उसमें पानी डाल दिए, उसमें नमक डाल दिए हैं, तो उसमें नमक का भी पार्टिकल प्रेजेंट है और पानी का भी पार्टिकल प्रेजेंट है। अब जो नमक और पानी है उसके बीच जो अट्रैक्शन हो, इंटरेक्शन और इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन भी कैसा होगा, इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन कौन सा होगा, वो अट्रैक्शन वाला होगा। ये इंटरेक्शन की जगह हम अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, तो हम लेकिन इंटरेक्शन लिख के चल रहे हैं कि व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन, क्या बताएं कि अब जो पानी लिए हैं हम, जो पानी लिए हैं और नमक लिए हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच जब अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा हो जाए। किससे ज़्यादा हो जाए, जो आपका सल्यूट है उसके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा हो जाए। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते हैं। हम जानते हैं जब आप मैटर पढ़ रहे थे, मैटर, तो आप पढ़े होंगे मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। इन तीनों को हम जब बांटते हैं, अलग करते हैं, तो किसके बेस पे करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे करते हैं। सॉलिड जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ठोस एकदम पूरा टाइट पड़ा रहता है। लिक्विड जो होता है उसका क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका होता है, फिर आपका लिक्विड का होता है, फिर आपका गैस का होता है। लिक्विड में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो सॉलिड से कम होता है, कम होगा तो थोड़ा सा मतलब लूज बांड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी इधर उधर फैलने लगता है पानी। लेकिन गैस जो होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम में कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से गैस इधर उधर भागता है एकदम पूरा आवारों की तरह। तो देखिए अब कोई चीज़ डिजॉल्व कब हो रही है, यही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो कि सॉलिड को सॉलिड बना रखी थी। सॉलिड बनाने का मतलब उसका जो पार्टिकल से जो उसका मॉलिक्यूल है, जो उसको जिसके द्वारा वो जुड़ रखा था एक दूसरे से, उससे भी ज़्यादा आपका क्या हो गया, इंटरेक्शन, अट्रैक्शन हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे ज़्यादा हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट के। नमक जो है उसके जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए थे वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, इससे भी ज़्यादा आपका क्या आ गया, इससे तगड़ा फोर्स क्या आ गया,
इससे तगड़ा बल क्या आ गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाला बल आ गया। तो अब क्या होगा भाई, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने लगेगा तो देखिए क्या फेनामिना होने लगेगा, कितना गजब का फेनामिना होगा। अब देखिए मान लीजिए ये आपका ग्लास है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें आप ये नमक छोटे छोटे डाल दिए। नमक डालते ही, जैसे ही आप नमक डालें, इसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है इन दोनों के बीच, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं पानी और नमक के, इसका जो फोर्स है, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, वो जो इसके बीच नमक के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स था, जिसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बोले थे, उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो बताइए अब ये क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा कि नहीं, उड़ने लगेगा कि नहीं। ये अपने आप को, मतलब जो ये जुड़े हुए थे, जुड़ाव टूटने लगेगा, टूट करके किससे जुड़ने चला जाएगा, ये सॉल्वेंट के साथ जुड़ने चला जाएगा। तो अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या आएगी, ये पार्टिकल्स जो कभी नज़दीक हुआ करते थे, एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए करते थे, वो क्या हो गया, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे उससे घिर गए, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनके आपस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो गया। ऐसा हो गया, ने घिर गए। क्या हो गए, सबके सब पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल से घिर गए, मतलब अब ये क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए। मतलब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, डिजॉल्व में हम दूसरी चीज़ लिख सकते हैं कि जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, आफ्टर dissolved, solute particles are surrounded by solvent particle। क्या हो जाएगा, आफ्टर डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल था, देखिए वो किससे सराउंड हो गया, सॉल्वेंट पार्टिकल से। ये किसकी बात हुई अभी तक, ये नमक की बात हो रही थी, NaCl की बात कर रहे थे, लेकिन NaCl की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन जो आपका सैंड पार्टिकल है, देखिए इसी वजह से डिजॉल्व हुआ है। अब देखिए लेकिन जो आपका सैंड का पार्टिकल्स है, इसके बीच जो लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किससे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा आपके किससे, अट्रैक्शन, वो आपका ज़्यादा होगा इंटरेक्शन को और हम क्या बोल के चले हैं, अट्रैक्शन बोल के चले हैं, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल। वहाँ पर तो ये ज़्यादा हो जा रहा था, इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का, जिसकी वजह से NaCl घुल गया। लेकिन यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर सैंड इसीलिए नहीं घुला। आज आप लोग समझ गए होंगे कोई भी चीज़ किसी में घुलती क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमेशा आपकी किसके लिए देखी जाती है, सॉल्यूट के लिए देखी जाती है। जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट की देखी जाती है, ना कि सॉल्वेंट का। उसको बताएं हम क्यों, वो भी जान लीजिए। क्योंकि जो आपका इसका डेफिनेशन हम बताए, उसमें बताया कि जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई एक सॉल्वेंट होना चाहिए और उसका अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब उसकी जो मात्रा है वो निश्चित होनी चाहिए।
सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन में। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी खुद कह रही है कि मैं सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर रही है, मैं सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तो सॉल्यूट के बारे में बात कर रही हूँ कि सॉल्यूट कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी क्या बता रही है कि इट इज सीन ओनली इन सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखी जाती है? सॉल्यूट में देखी जाती है। वो देखिए कैसे, ये आपका पानी है, पानी है, पानी है, पानी 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 के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वाटर H2O है। कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर मान के चल रहे हैं, 1 लीटर का बर्तन पूरा भरा हुआ है एकदम पूरा। अब इसमें हम क्या डाल दिए? NaCl डाल दिए। जहाँ मानिए कि सबसे ज़्यादा NaCl कितना इसमें घुल गया? 10 ग्राम। 10 ग्राम NaCl इसमें पूरा पूरा घुल गया। अब 10 ग्राम से एक भी पार्टिकल ज़्यादा जाएगा तो घुलेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना घुला? 10 ग्राम घुला। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इस पानी में NaCl ना डाल करके क्या डालना स्टार्ट कर दें? शुगर, चीनी डालना स्टार्ट कर दें, शुगर डालना स्टार्ट कर दें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी 10 ही ग्राम घुले। हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा होता है कि जो शुगर होते हैं, शुगर होता है वो कम घुलता है। मतलब ये 8 ग्राम के आसपास घुला। कितना घुला? 8 ग्राम घुला। सोचिए, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी वो क्या बता रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हूँ? सॉल्यूट पर डिपेंड करती हूँ। मैं सॉल्यूट के बारे में बताती हूँ कि सॉल्यूट जो है वो जो आप सॉल्वेंट लिए हैं निश्चित वॉल्यूम का, डिफिनिट वॉल्यूम का, उसमें कितना घुल सकता है। मान लीजिए आप इसमें क्या घोलना स्टार्ट कर दिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो आप पीने वाला लाते हैं, ग्लूकोज ना, ग्लूकोन डी। मान लीजिए यहाँ पर हम ग्लूकोज, इसको हम ग्लूकोन डी ये घोलना स्टार्ट कर दिए। अब ग्लूकोन डी मान लीजिए 12 ग्राम घुल गया। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो आपका 1 ही लीटर है, लेकिन कहीं पर सॉल्यूट आपका 10 ग्राम घुल रहा है, कहीं पर आपका 8 ग्राम घुल रहा है, कहीं पर आपका 12 ग्राम घुल रहा है। ग्लूकोन डी घोले तो 12 ग्राम घुला, इसको घोले NaCl को 10 ग्राम घुला, शुगर 8 ही ग्राम घुला। इसका मतलब ये है कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, किसके लिए बता रही है, किसके बारे में बता रही है? सॉल्यूट के बारे में बता रही है, ना कि सॉल्वेंट के बारे में बता रही है, क्योंकि वो सॉल्वेंट तो पहले से ही निश्चित मान ली है। समझ गए कि किसके बारे में बात करती है? सॉल्यूट के बारे में बात करती है। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट पहुंचाते हैं। पहला तो उसमें हो जाएगा क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या? टेम्परेचर। चौथा क्या? प्रेशर। ये 4 चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट पहुंचाती है किस पे? सॉल्युबिलिटी पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या बताए हैं हम कि अगर आपका NaCl है और शुगर है, इसको हम 1 लीटर पानी में घोलने चलें, 1 लीटर H2O आपका है, इसमें घोलने चले तो ये 8 ग्राम घुला और ये कितना घुला? 10 ग्राम घुला। मतलब देखिए, नेचर सॉल्यूट का अगर आप नेचर बदले, मतलब सॉल्यूट ही बदल दिए आप, तो क्या हो गया? कोई 8 ग्राम के आसपास घुल रहा है, कोई 10 ग्राम के आसपास घुल रहा है। सॉल्युबिलिटी पे ऐसे इफेक्ट पहुंचाया कि मैक्सिमम अमाउंट इसका कितना घुला? 8 ग्राम घुला, और मैक्सिमम अमाउंट NaCl का कितना घुला? 10 ग्राम घुला। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट पहुंचाता है इसके बारे में देख लीजिए कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो आपके H2O यानी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो वाटर में ना डिजॉल्व होकर के किस में डिजॉल्व होते हैं? एल्कोहल में। एल्कोहल मतलब एथेनॉल में।
एथेनॉल ले लो या फिर कोई अदर एल्कोहल ले लो। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये होता है कि हम डिसोल्यूशन देखने चले, कुछ आपके ऐसे भी सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो आपके H2O में, वाटर में तो घुलते ही नहीं हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम एथेनॉल में डालते हैं, अल्कोहल में डालते हैं, वो तुरंत का तुरंत घुल जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट पहुंचाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ टेम्परेचर। देखिए पानी ले लीजिए, इसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी डालते जाइए। मान लीजिए 2 ग्राम चीनी डाले, घुल गई। 4 ग्राम डाले, घुल गई। 5 ग्राम डाले, घुलना बंद हो गई, यहाँ पर स्टॉप्ड हो गया। 2 ग्राम डाले, डिजॉल्व हो गया। 4 ग्राम डाले, डिजॉल्व होगा। 5 ग्राम डाले, क्या हो गया? स्टॉप्ड हो गया, डिजोल्यूशन मतलब वही डिजॉल्व होने की प्रक्रिया जो है वो क्या हो गई? स्टॉप्ड हो गई 5 ग्राम डालने पर। अब हम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे क्या होगा? ये 5 ग्राम जो डाले ये भी घुल जाएगा। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट पहुंचा रहा है कि नहीं? टेम्परेचर की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो कि 4 ही ग्राम तक डिजॉल्व हो रहा था, वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से 5 ग्राम भी डिजॉल्व हो गया। तो मतलब टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपका क्या कर रहा है, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। देखिए ये कहाँ आप देखे होंगे, हलवाई की दुकान पे जो स्वीट बनाते हैं, मीठे बनाते हैं, उसमें जो सीरा बनाया जाता है, चीनी और पानी का जो मिक्सअप बनाया जाता है, उसमें आप देखते होंगे कि उसको बनाते समय क्या करते हैं, इसमें चीनी डाल करके चीनी घुलना बंद हो जाती है, उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देते हैं। जितना टेम्परेचर देंगे घुलना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घुलना स्टार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, पानी में चीनी की कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही ठंडा होने लगता है ये सोल्यूशन आपका सीरा जो है, जो सीरा है आपका चीनी पानी का, और जैसे ही ठंडा होने लगता है आप देखेंगे फिर क्या होता है, जो चीनी है वो पानी से अलग होने लगती है। मतलब शुगर है वो सेपरेट होने लगती है। किससे? H2O से, वाटर से। देखे होंगे ने, ठंडा होने के बाद चीनी और पानी कभी देखना है कि चीनी और पानी ठंडा होने के बाद दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं, फिर चीनी नीचे की तरफ दबने लगती है। समझ गए होंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अब आते हैं प्रेशर पे। देखिए प्रेशर को अगर हम बात करें प्रेशर की, तो सॉल्युबिलिटी में जो प्रेशर होता है वो आपके जब हम सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वाटर और लिक्विड मान लो लिक्विड को हम लिक्विड में डिजॉल्व किए और हम गैस को किस में डिजॉल्व किए? डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो जो प्रेशर होता है वो आप ध्यान दिए होंगे कि जो सॉलिड और लिक्विड होता है ये कंप्रेस ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंप्रेस नहीं होता है। मतलब जो इसकी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, जो आपकी सॉलिड है उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। मतलब कि सॉलिड और लिक्विड जो है उसको आप जब दबाएंगे तो दबेगा ही नहीं। दबने का मतलब क्या होता है? जैसे आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में पानी भर लीजिए, अब उसको आप दबाइए, कहीं गुब्बारे में ऐसे इधर की तरफ आउट ग्रोथ हो जाएगा, कहीं इधर की तरफ आउट ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उसका नहीं घटेगा। बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए, पानी भरने के बाद उसको एक थाली ले लीजिए, थाली से ऐसे दबाइए, क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। लेकिन अगर वही बाल्टी जो है उस बाल्टी को में आप गैस भर लीजिए और बाल्टी बंद हो और उसके ऊपर आप थाली जो है
वो ऐसा लगाइए कि उसमें से गैस बाहर ना निकल पाए, लेकिन थाली दबे। थाली को दबाते जाइए, गैस जो है वो दबता जाएगा। जैसे जो 15 लीटर का सिलेंडर होता है उसमें जो 15 लीटर गैस भरते हैं, उसमें गैस भरते जाते हैं। थोड़ा सा गैस होगा तब भी वो पूरे सिलेंडर में फैला रहता है, ज़्यादा गैस होता है 15 लीटर पूरा गैस होता है तब भी वो उसी सिलेंडर में होता है। मतलब कि जो आपका प्रेशर होता है उस गैस को क्या करने लगता है, गैस का वॉल्यूम जो है उसको घटाने लगता है प्रेशर। तो मतलब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैस का जब डिजोल्यूशन होता है किसमें, लिक्विड में, उसी पे डिपेंड करता है, ना कि सॉलिड और लिक्विड के डिजोल्यूशन पे। समझ गए होंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी के बारे में भी। अब देखिए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की पढ़नी है। किसकी? पहली पढ़नी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। दूसरी पढ़नी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। यही दो पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही है। कि हम देखेंगे कि जो सॉलिड है उसकी लिक्विड में क्या सॉलिड है हम देखेंगे कि जो सॉलिड है उसकी लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी है, और जो गैस है उसकी लिक्विड में क्या सॉल्युबिलिटी है। सिर्फ यही दो पढ़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल नेक्स्ट वाले वीडियो में। मतलब चलिए, अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिए आप लोग। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आपका है इस वीडियो से रिलेटेड, इसके बारे में आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।